चलिए, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम चल रहे हैं अब कि जो लुईस है अभी वही चल रहा है ना, और अब हम पढ़ रहे हैं लुईस एसिड क्या होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ, लुईस एसिड क्या होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ, लुईस एसिड किसे कहते हैं। तो लुईस एसिड बहुत आसान था, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली जो स्पीशीज होती हैं उन्हें कहा जाता है लुईस एसिड। दोबारा बोलना, जो भी स्पीशीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती हैं, दोबारा बोलना, जो भी स्पीशीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, लुईस एसिड। तो लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड लुईस एसिड। दोबारा बोलो, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड हो गया, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज को कहते हैं। नोट करके लिखो, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ लुईस एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ लुईस एसिड। क्या पढ़ने वाले बताओ, टाइप ऑफ लुईस एसिड। तो सबसे पहला टाइप जो होता है लुईस एसिड का वो होता है एस ब्लॉक मेटल कैटायन। एंड H प्लस कैटायन। अगर आप जितने भी S प्लस मेटल कैटायंस होंगे उनको अगर आप देखो, तो जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है, और अगर मैं इसको हटा करके यहां पर प्लस लगा दूं तो आपको पता क्या बन जाएगा, ये आपका 3s हो गया खाली, ये ऑर्बिटल खाली हो गया इनमें। अगर ये ऑर्बिटल खाली हो गया तो ये इस पे लोन पेयर ले सकते हैं। अगर ये लोन पेयर ले सकते हैं तो ये हो जाएंगे लुईस एसिड। समझ गए बात को, इसलिए ये लुईस एसिड कहलाते हैं कैटायंस। क्लियर सारे। H की बात कर लो, H का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, और अगर H प्लस की बात कर लो तो ये हो जाएगा 1s0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे H प्लस तो ये आपका 1s0 आएगा, आया ना। और अगर ये 1s0 आ रहा है तो आप सोच सकते हो क्या हुआ इसका मतलब, 1s0 आ रहा है इसका मतलब ये ऑर्बिटल भी खाली हो गया, और अगर ये ऑर्बिटल खाली हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी लोन पेयर आ सकता है। ये ऑर्बिटल खाली हो गया तो इसमें भी लोन पेयर आ सकता है, ये अगर ऑर्बिटल खाली है तो इसमें भी लोन पेयर आ सकता है, इसमें भी अगर लोन पेयर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लुईस एसिड हो गया। तो पहला टाइप ऑफ लुईस एसिड हो गया। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोलेगा क्या Na+ एक लुईस एसिड है, तो आप टिक करोगे यस। आपको बोलेगा H+ लुईस एसिड है, तो आप टिक करोगे यस, H+ है। क्लियर सबको। तो जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है समझ में आ रहा है। पहला टाइप आ गया S ब्लॉक मेटल कैटायंस। दूसरा टाइप सेकंड जो टाइप होता है वो है हाइपोवेलेंट। जितने भी हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे वो सारे लुईस एसिड होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर ले सकते हैं। जितने भी हाइपोवेलेंट होंगे वो सब लुईस एसिड है। पूछो क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर ले सकते हैं। दोबारा बोलो, जितने भी, हाँ बोलो, जितने भी हाइपोवेलेंट है वो सब लुईस एसिड हो सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवेलेंट। पहला
पहला LF3, दूसरा AlBr3, तीसरा AlCl3 और चौथा है कि ऑल आर हाइपोवेलेंट। चलो ट्राई करो। सिंपल है, ये आएगा। कितने बच्चों का आ गया ये, जल्दी बताओ। अच्छा, वेरी गुड, गलत आंसर यही आईटी है, ये आएगा LF3। कौन आएगा? AlF3। AlF3 हाइपोवेलेंट नहीं होगा, ये मैंने पहले भी बताया था कि AlF3 इज आयोनिक। AlF3 आयोनिक होता है। आयोनिक होता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर AlF3 आयोनिक होता है तो आयोनिक होने पर ये आपका ऐसे आयोनाइज्ड होगा, Al+3 + 3F-। तो आप देखो ये क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6। तो ये आपका 1s2 2s2 2p6 ऑक्टेट कंप्लीट। 1s2 2s2 2p6 ये ऑक्टेट कंप्लीट। 1s2 2s2 2p6 ऑक्टेट कंप्लीट। Al+3 ऑक्टेट कंप्लीट है। 1s2 2s2 2p6 ऑक्टेट कंप्लीट। 2s2 2p6 ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर? अब ये आयोनिक क्यों है? अगर आप ये डाउट लेके बैठ गए और आपको लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आयनिक क्यों है इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आयनिक क्यों होता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको अभी के लिए थोड़ा सा टेम्परेरी फेस की बात करें तो आपको ये पता चल गया आयनिक है, लेकिन ये नहीं पता चला कि क्यों है, उसके लिए एक अलग थ्योरी आएगी, है ना। तो ये आपको पता लग गया आयनिक है। आयनिक का मतलब होता है कैटायन और एनायन। ये कैटायन आ गया तो ये 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो आप सोच सकते हो कि ये अब इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं लेगा। ठीक है, तो यहां आपसे एक गलती करवा सकता है वो, अब नहीं करेंगे गलती LF3 को लेकर के। क्लियर? तो दूसरा आपका टाइप खत्म हो गया लुईस एसिड का, हाइपोवेलेंट। तीसरा देखो, डी ब्लॉक मेटल कैटायन। डी ब्लॉक मेटल कैटायन। अब डी ब्लॉक मेटल कैटायन क्या होते हैं जरा देखो, जैसे कॉपर है, इन सभी के पास अपने डी ऑर्बिटल्स होते हैं। आया, अगर मैं यहाँ कॉपर +2 कर देता हूँ तो इसका डी ऑर्बिटल खाली है, तो वो क्या करेगा, उसमें लोन पेयर ले लेगा, जैसे अमोनिया से ले रहा है। ये आपका डी ब्लॉक सिल्वर आ गया। ये आपका सिल्वर आ गया। ठीक है, ये डी ब्लॉक कैटायंस होते हैं जो अपने डी ऑर्बिटल में लोन पेयर ले सकते हैं, इसलिए जितने भी डी ब्लॉक कैटायन है वो सब लुईस एसिड होंगे। ठीक है, वो लोन पेयर ले सकते हैं। अब आपको एक डाउट अभी आएंगे, मतलब आपको डाउट पता है कैसे आएंगे, अलग अलग थ्योरी के। जैसे अब अगला डाउट आपको आ रहा होगा, ये 4 क्यों ले रहा है, ये 2 क्यों ले रहा है, ये सब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो मैं यहाँ चाह के भी नहीं बता पाऊंगा, है ना। आपको यहाँ से इतना सा समझना है कि अगर एक क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, तो उसमें ऑप्शन आएगा कॉपर +2 या आपका Ag+
या स्कैंडियम +3, मतलब कोई भी डी ब्लॉक में से, तो आप टिक कर सकते हैं ना। तो बस इतना ही तो पढ़ाया है कि यहाँ टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, उस डी ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाता है। अब लोन पेयर कैसे आता है, कितना आएगा, ये 4 क्यों, ये 2 क्यों, इसकी तो एक पूरी थ्योरी बनेगी ना भाई, और उसका नाम होगा बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो वहां पढ़ाऊंगा मैं। तो अगर वहां का डाउट यहां मिक्स कर दोगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहां तो आपका एक सवाल क्लियर हो गया ना, 4 ऑप्शन देख करके टिक करने वाला। बताओ कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन एक्ट्स एज अ लुईस एसिड? ऑप्शन में आ गया स्कैंडियम +3, कॉपर +2, Ag+, और चौथा ऑल आर करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल आर करेक्ट या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो डी ब्लॉक मेटल कैटायन भी होते हैं लुईस एसिड, क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला कौन सा नंबर होगा? चौथा। मॉलिक्यूल इन विच वैकेंट डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डी ऑर्बिटल होता है वो सारे मॉलिक्यूल भी एक्ट कर सकते हैं लुईस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या बोला बताओ मैंने? क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोबारा से सुनना आराम से। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है वो सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो वो अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से वो भी क्या होंगे? लुईस एसिड। जैसे अगर आपसे कहे कि PCl5 क्या यह लुईस एसिड है, तो आपको देखना ये 3rd पीरियड का है। यस, 3rd पीरियड के जितने भी मॉलिक्यूल है सब में डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? 3rd पीरियड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में डी ऑर्बिटल होगा। 4th पीरियड का कोई आ जाता तो 4 डी ऑर्बिटल खाली होगा। 5th पीरियड का होता 5th डी आता। तो जितने भी ऐसे होंगे उनमें डी ऑर्बिटल खाली होगा, और अगर वो डी ऑर्बिटल खाली होगा तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये लुईस एसिड हो गया। क्लियर? PCl5, ऐसा ही Cl4, IF5, SbF5, ऐसे लिखते जाओ। जितने भी आपको याद आ जाएं जो 3rd, 4th, 5th पीरियड के सब लुईस एसिड होंगे आपके। क्यों? क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर सबको? तो ये एक और हो गया। 5वां देखो। अब ये मत पूछना कैसे करेंगे, ये अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है? तो यहां भी ये डाउट मत लाना। 5वां टाइप का कौन सा आता है? मॉलिक्यूल इन विच पाई बॉन्ड attached with more electronegative element act as a Lewis acid. Molecule in which pi bond attached with, पाई बॉन्ड देखो ये जैसे मॉलिक्यूल लिया मैंने एक, इसमें ये पाई बॉन्ड अटैच विद
more electronegative element. Pi bond attached with more electronegative element. En का मतलब बताया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट acts as a लुईस एसिड. आप अगर ध्यान से देखो तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इसमें क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन क्या है इसमें बताओ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन क्या है जल्दी बताओ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा पता है आपको? ये यहाँ के इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ डेल्टा माइनस आएगा. अब ध्यान से समझना, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आती है 2s2 2p2. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके उसने यहाँ भेज दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके यहाँ भेज दिया. अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके यहाँ चला गया तो ये 4 बॉन्ड बन गए थे. ठीक है, 4 बॉन्ड में से मैंने ये माना ये वाला पाई बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है. ये ऐसे डंडा करके O लिखा है, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 और ये 2. और मैंने ये जो एरो ऐसे लगाया उसी को यूं खींच के इधर लगा रहा हूँ. इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ नेगेटिव लगाया और यहाँ पॉजिटिव आया था. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के उधर चला गया. अगर उधर चला गया इसके पास तो ये खाली हो गया. खाली हो गया तो इस कार्बन पर, ये कार्बन का ये, इस कार्बन पर देखो ये ऑर्बिटल खाली आएगा. अगर इस कार्बन पर ये ऑर्बिटल खाली आएगा तो ये आराम से लोन पेयर ले लेगा. ठीक है, अब ये ऐसा हर मॉलिक्यूल में होगा जहां पर पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा. क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी ओर. तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नेगेटिव आएगा, ये खाली रहेगा हमेशा. अगर ये खाली रहेगा तो ये चाहेगा लोन पेयर को लेना, इसलिए कोई भी आकर के इस पे अटैक कर सकता है. ठीक है, और ये अटैक कर सकता है इसलिए ये लुईस एसिड होगा. क्या होगा ये? लुईस एसिड. क्या होगा ये? लुईस एसिड. क्या होगा? लुईस एसिड. आपको कुछ नहीं सोचना इतना, ये मैकेनिज्म पे आप मत जाना. देखो मैंने तो इसलिए लिखा है कि जब आप रिवाइज करोगे जेई में जाने से पहले तो उस समय कनेक्ट आसानी से होता है. आप अभी टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, डर जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर ने क्या बताया, दोस्त को तो समझ में आ गया, मुझे नहीं आया. आप टेंशन मत लो, ये तो सब छोटी छोटी बातें, बेसिक्स हैं ये तो. क्यों ये ऐसे क्यों लिखते हैं यहाँ पे? रीजन है कि जब आप रिवाइज करोगे, वापस जेई मेन देने जाओगे, एडवांस देने जाओगे तो रिवाइज तो करोगे, तब ये वापस जब रिवाइज करके जब पढ़ते आओगे तो आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी और ज्यादा. ठीक है, अब इधर देखो, तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड हो और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं अब ये मत पूछना, हमने पढ़े थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली कहलाते हैं. फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दोबारा बताओ कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दोबारा बोलो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, अब इधर देखो, अगर आपसे बोले कि ये SO3, क्या ये लुईस एसिड है क्या? अब देखो तो आपको क्या दिख रहा है? यस, यस बोलेंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पाई बॉन्ड देखेंगे, आप इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड है, तो इससे जुड़ा हुआ है, तो नो डाउट ये क्या होगा? क्या होगा? लुईस एसिड. ठीक, तो ये आपके टाइप ऑफ लुईस एसिड समाप्त. मैं फिर कह रहा हूँ, ये देख के कंफ्यूज मत होना. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, यहाँ ऑर्बिटल खाली हो जाता है, उसको दिखाने का एक तरीका था ये खाली होता है तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, इसलिए लोन पेयर ले सकता है.
एक सवाल है, जेई मेंस में आया था, ये सिंगल करेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर जेई मेंस में आया तो। ये एक सवाल है, ये जेई मेंस में आया था। वैसे मैं बहुत कम कराता हूँ सवाल, उसका एक रीज़न होता है कि जो एग्जाम में आ चुका सवाल उसको करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप खुद ट्राई करना। मैंने आपको शीटें दे रखी है, सारा मटेरियल दे रखा है, खुद ट्राई करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, है ना। अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ आपको खुश करना होता या मुझे ये बताना होता कि यस मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको यहाँ सारे सवाल करा देता अच्छे से, तो आपका फीडबैक बहुत अच्छा आता मेरे को लेके, आप बोलते यस सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ सवाल और आप ट्राई करके फिर खुद सवाल सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि उस फीलिंग का जो तोड़ है वो कोई नहीं होगा, क्योंकि वो फीलिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि सर ने क्वेश्चंस नहीं कराए थे लेकिन सर ने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चंस बना पा रहा हूँ मैं। दैट मीन्स जो मटेरियल डिलीवर हुआ है वो सही हुआ है और उससे आपने कनेक्ट कर लिया, यानी उस मटेरियल से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई क्वेश्चंस करने की। दैट मीन्स आप खुद अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो साला तो कभी गलत नहीं होगा, चाहे यहां चाहे आईटी में। समझ गए बात को? इसलिए लेकिन कुछ एक सवाल जो करवा देता हूं ताकि उससे अंदर आपको यह पता चले कि सवाल करने का भी एक तरीका होता है और सवाल पूछने वाले ने भी एक तरीके से पूछा है, और कभी कभी हमें मोर अप्रोप्रिएट पर भी जाना पड़ता है। थ्योरी के पास तो जाते ही है, लेकिन थ्योरी में से सवाल एग्जामिनर ने ऐसा बना दिया तो हमें मोर अप्रोप्रिएट भी टिक करना होता है। अब जैसे यहां पर आपका आएगा जेई मेन से सिंगल करेक्ट आंसर होता है, बताओ फटाफट कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो लुईस एसिड होगा इनमें से? अब जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपके पास ये आंसर भी आ रहा होगा, आपके पास ये आंसर भी आ रहा होगा और आपके पास ये आंसर भी आ रहा होगा। अब आपके पास दो दो आंसर आ गए और यहां सवाल में लिखा है जेई मेंस, आपको आंसर सिर्फ एक देना था। अब क्या करें? तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे को इनमें से सेलेक्ट करना है तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा BF3। क्यों जाएगा उसका रीजन सुनना। बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 6, ये 6। यहां सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 8। अगर हम ध्यान से देखें तो बेस्ट पॉसिबल आंसर लुईस एसिड का ये होना चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोबारा बोलो, बेस्ट पॉसिबल आंसर ये होना चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोबारा बोलो, बेस्ट पॉसिबल आंसर ये होना चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये ज्यादा डेस्परेट है कि मुझे चाहिए, मेरे का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मुझे लोन पेयर दो, और लुईस यही बोलता है कि हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर लेगा। तो इन दोनों में से अगर बेस्ट पॉसिबल आंसर है तो वो जाएगा, यानी वो मॉलिक्यूल जाएगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा डेस्परेट होगा, ज़्यादा लोन पेयर लेने की इच्छा रखेगा, और ज़्यादा लोन पेयर इच्छा रखेगा तो बेस्ट आंसर होगा। ये भी है लुईस एसिड, लेकिन उन दोनों में से बेस्ट कौन है? वो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर ये मल्टीपल होता तो दोनों आंसर जाते,
सिंगल आया तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो ज़्यादा डेस्परेट होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा लुईस के हिसाब से, और लुईस एसिड वर्ड है इसलिए वो आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये लुईस एसिड हो गया। लुईस बेस, लुईस बेस जो होता है वो क्या होता है? लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लुईस बेस किसे कहते हैं बताओ? जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। दोबारा बोलो, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज को तो नोट करके लिखो, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज is called, lone pair donating species lone pair donating species is called Lewis lone pair donating species is called Lewis base। अब कोई भी हो सकता है लुईस बेस। इसमें देखो यार, ये NH3 PH3 एल्कोहल, कुछ भी ले लो यार, जो भी लोन पेयर तुम्हें दिख रहा हो ना जहां पर भी, जितने भी लिख सकते हो आप सब लिख देना जिसमें लोन पेयर हो। इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? इसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, आया ना? क्लियर? तो ये आपका लुईस एसिड और लुईस बेस हो गया। क्लियर सबको? आया ना? तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बाद अब हम अगला जो आएगा वो आएगा लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड। अब लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड में पहला देखो कि लुईस स्ट्रक्चर्स जो है वो नॉट एप्लीकेबल, या लुईस जो कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। Lewis concept does not applicable on odd electron molecule। ठीक है, तो लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। लाइक एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें तो NO, ClO2, ClO3, OF, NO2। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स में आप देखो ये है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब आपको पहला डाउट आएगा कि सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब ये मत कहना कि फिजिक्स के हिसाब से ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं पता या मैथ्स के हिसाब से नहीं पता, तो आपको सबको पता है 1, 3, 5, 7 जो होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। आप इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो इसके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास होंगे 8, तो 8 और 7 15, 8 और 7 15, तो ये 15 हो गए। आया ना? यहां देखो
8 + 7 15, 15 ऑड हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही सबको करोगे तो ये ऑड नंबर में आएंगे। तो ऑड नंबर में ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, कॉन्सेप्ट नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्यों नहीं बता पाएगा बताओ? क्योंकि ऑक्टेट रूल था भाई। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इवन नंबर। ऑक्टेट था भाई, अगर ये ऑक्टेट था तो इवन नंबर, ऑक्टेट था तो इवन नंबर, ऑक्टेट था तो इवन नंबर था। क्लियर? दूसरा, लुईस स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है ना, डज नॉट एप्लीकेबल ऑन molecule which has two or more than two सेंट्रल एटम। यानी कि लुईस स्ट्रक्चर ऐसे मॉलिक्यूल की भी नहीं बना सकता स्ट्रक्चर जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो। आप N1 N2 N3 डिसाइड कैसे करोगे? 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो लुईस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं हो सकती, आप नहीं बना सकते उसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप N1 N2 N3 कैसे निकालोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो लुईस इनकी स्ट्रक्चर भी नहीं बताता। तीसरा, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बताता। मैंने आपको जब बता रहा था तो मैंने कहा था आपकी मर्जी पड़े जैसे बनाओ। आपको अगर याद हो तो ये वाला मॉलिक्यूल लिया था, तब मैंने कहा था आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। कैसे भी बनाओ आप, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बोला जल्दी बताओ? कैसे भी बनाओ आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो ये ज्योमेट्री भी नहीं बताता। तो क्या क्या इसके ड्रॉबैक है? पहला, ये ज्योमेट्री नहीं बताता। दूसरा, ये स्ट्रक्चर के बारे में मतलब ज्योमेट्री कुछ नहीं बता रहा, ऑड इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता। अगला, डज नॉट एप्लीकेबल ऑन does not applicable on hypervalent, बोलो, does not applicable on hypervalent। हाइपरवेलेंट वो होते हैं जिनमें 8 से ज्यादा होता है, लाइक IF7, PCl5। तो इनको नहीं बना सकता वो, क्योंकि N1 N2 N3 सब 8 से कनेक्टेड थे। 8 8 8, ये तो 8 से ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल जितने चाहो उतने लिख लो जो मैंने हाइपर में लिखवाए थे, उन सब की स्ट्रक्चर ये नहीं बना सकता। तो ये आपके इसके लिमिटेशंस थी कि ऑड इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, हाइपर वैलेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा, सॉरी ज्योमेट्री नहीं बता पाएगा, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा सेंट्रल एटम होंगे तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा। तो ये सारे लुईस के ड्रॉबैक थे। क्लियर सबको? तो ये आपके लुईस के ड्रॉबैक होने के बाद अब हम निकाल रहे हैं कि हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। क्या टॉपिक है? आपको पूछा जा रहा है कि कैसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालेंगे मॉलिक्यूल में
कि भाई कोऑर्डिनेट है। तो जैसे आपसे एक सवाल पूछा उसने, डायरेक्ट सवाल से चालू करेंगे हम। फाइंड द नंबर ऑफ molecules in which coordinate bond is present. आपको ये सारे मॉलिक्यूल दे देगा इंटीजर और आपसे कहेगा इन सब में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइंड करना है। क्या कहेगा बताओ? आपको इन सब के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइंड करना है। तो अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फाइंड करें? तो इसका एक की पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। की पॉइंट क्या होता है जरा सुनना। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो है एटम की औकात से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो जो औकात से ज़्यादा जितने बॉन्ड बन रहे हैं वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना वो क्या होता है आपको पता है? औकात से बाहर वाला बॉन्ड है। कैसे? मान लो फास्फोरस था, फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बना सकता है ये उसकी औकात है, और या 5 बॉन्ड बना सकता है ये उसकी औकात है। तो अगर फास्फोरस में कहीं आपको 4 बॉन्ड नज़र आ गए तो क्या मतलब है उसका? कि 3 तो सिंपल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट है। अगर मान लो फास्फोरस है 5 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, 6 बन रहे हो कहीं पे तो कोऑर्डिनेट है, पक्का कोऑर्डिनेट है। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? 3 बताया था, उसकी वैलेंसी मैंने 3 होती है। तो अगर 4 दिख रहा है तो क्या है? पक्का कोऑर्डिनेट है। एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 3 से ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब पक्का है कोऑर्डिनेट है। बेरिलियम की मैंने मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी बताई थी? 2। मैक्सिमम कोवैलेंसी निकालने का तरीका भी बताया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हैं तो 2 बॉन्ड बना सकता है। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 थे, 3 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद कार्बन में मैक्सिमम बॉन्ड 4 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो मैक्सिमम 4 बना सकता है। बोरोन के बाद कार्बन के बाद क्या था? नाइट्रोजन में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए वो एक्साइट नहीं करता, तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी थी? 3। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी आई थी? 2। फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी आई थी? 1। तो अगर नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 है तो वो 4 बॉन्ड अगर दिख रहे तो कोऑर्डिनेट है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 2। अगर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट है। क्लियर? बेरिलियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी थी? 2। अगर 4 बॉन्ड दिख रहे हैं इसका मतलब कितने कोऑर्डिनेट है? 2 कोऑर्डिनेट। अब इस सवाल को करो किस किस में कोऑर्डिनेट है। चलो तो की पॉइंट बता दिया कि मैक्सिमम कोवैलेंसी से ज़्यादा यानी औकात से ज़्यादा बॉन्ड है तो वो कोऑर्डिनेट ही होगा। क्या वाला बता मैंने? औकात से ज़्यादा बॉन्ड है तो वो कोऑर्डिनेट ही होगा।
अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे बना होगा वो मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो बोरोन है, बोरोन के पास मैक्सिमम जो है वो 3 बॉन्ड होंगे, ये 1 2 3, ये F माइनस होगा फ्लोरीन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, याद है बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये F माइनस उसको अपना लोन पेयर देगा। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे बना होगा BF3 में। आपको पता है सब में कि BF3 में बोरोन ही लेगा, क्योंकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब F माइनस ने ही दिया होगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो फिर से वही बात आएगी, H H H और ये H माइनस है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका हीलियम, तो ये H माइनस ही दे रहा होगा इसको, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सेम एज एल्यूमिनियम की बात करें, सेम एज एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एल्यूमिनियम आएगा, तो बोरोन के नीचे ही एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम भी 3 बॉन्ड बना सकता है, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल उसमें भी खाली होगा, तो ये Cl माइनस अपना लोन पेयर दे रहा होगा। क्लियर? आई होप ये 3 समझ में आ गए होंगे। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, F माइनस ने इसको दिया होगा, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो ये H माइनस ने दिया होगा, क्योंकि H माइनस बनते ही हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो ये दे सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये Cl माइनस हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये लोन पेयर दे सकता है, ये दे रहा होगा। तो आई थिंक ये 3 तो समझ में आ गए, नोट कर लो इसको फटाफट। तो इनको पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा बोर्ड साफ हो जाए। आई होप ये 3 आ गए। अब बचा ये PCl4+। अब आपको इसमें डाउट आएगा कि क्या हुआ। पहले अपन देखें कि 4 बन रहे हैं बॉन्ड, तो PCl3 बना सकता है फास्फोरस, 3 वैलेंसी होती है और 5 होती है, तो 3 बॉन्ड बना सकता था और 5 बना सकता था। यहाँ 5 तो नहीं बना रहा और 3 भी नहीं बना रहा, तो 3 और 5 के बीच में कोई आया है, यानी कोऑर्डिनेट ही होगा वो। तो कैसे बना होगा वो देखते हैं अभी। ये PCl3 की स्ट्रक्चर हुई क्योंकि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 2 ये 3, उसके बाद ये लोन पेयर जो होगा ये लोन पेयर जाएगा इस Cl के पास। क्यों? क्योंकि Cl पर प्लस होगा। क्यों होगा प्लस? क्योंकि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस आएगा तो 6 हो गए, 6 हो गए तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। ये लोन पेयर अपना इसको Cl+ को लोन पेयर दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आप देखो NH की बात करें, नाइट्रोजन के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी बताई थी? 3, तो 3 बॉन्ड से ज़्यादा बना सकता। वहाँ कितना दिख रहा है? 4, तो अगर 4 बना रहा है तो यहाँ क्या आएगा? ये H+ आया ना। ये आपका लोन पेयर देगा इसको H+ को। अगर ये लोन पेयर H+ को देगा तो आप सोच सकते हो कि क्या हुआ। ये लोन पेयर H+ के पास जा रहा है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट है। अब बात आती है फास्फोरस की, कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? ये 5 तो बना ही सकता है, एक और एक्स्ट्रा बन रहा है 6, तो ये इसका मतलब क्या होगा? 5 तो Cl एज इट इज होंगे और एक Cl- होगा। ये Cl- जो होगा इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है इसका D उसमें दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वैकेंट 3D ऑर्बिटल खाली हो, वो वैकेंट D ऑर्बिटल वो लोन पेयर ले सकता है और वो लुईस एसिड होता है। तो ये लुईस एसिड हुआ नहीं हुआ PCl5, ये ले लेगा इससे लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बन गया। बेरिलियम की बात करो,
बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो ये आपके 2 बॉन्ड इजीली बना लेगा। अभी देखो आप कितने हुए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर हैं और 2 नेगेटिव हैं, तो 2 Cl माइनस है यहाँ पे, एक और एक, ये। तो अब देखो क्या हुआ, ये Cl माइनस, तो ये ले सकता है, 2 कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं उसमें, आया ना। अगला आ गया H3O प्लस। H3O प्लस की बात करें तो वाटर कितना बनाता है, मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2, क्योंकि नॉर्मली कोवेलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की, 2p4, तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोवेलेंसी 2 ही आएगी। अब 2 ही आएगी तो अब क्या करेंगे, प्लस, इसका मतलब ये प्लस होगा इस H पर प्लस होते ही क्या हुआ, H पर 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल लिया आपने, H पर 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल लिया आपने। तो अब सोचो क्या हुआ कि अगर H पर 1 इलेक्ट्रॉन था और वो भी निकाल लिया आपने, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर दे सकता है, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए इसका, तो ये लोन पेयर अपना देगा इस H प्लस को। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सीख गए होंगे, कुछ कुछ नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी तब आप सीख जाओगे। तो ये आपका हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी क्लियर हो गया टॉपिक। लेकिन अगर मान लो औकात के अंदर ही हो और फिर आपको ढूंढना हो कि कोऑर्डिनेट है नहीं है, तो लुईस स्ट्रक्चर बताई थी, प्लस और माइनस अगर दिख जाए किसी स्ट्रक्चर में तो क्लियर कट है कि कोऑर्डिनेट है। ये सारे मॉलिक्यूल वो थे जिनमें प्लस और माइनस नहीं दिख रहा था आपको, फिर भी कोऑर्डिनेट था। ये क्यों पढ़ाया टॉपिक, ये फील आई कि वहाँ एक स्टैंडर्ड लुईस ने बता दिया था। लुईस ने क्लियर बोला था कि भैया जब मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस दिख जाए तो आपको तुरंत बोलना है कोऑर्डिनेट है। तो आप अगर उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते तो आप कहते हैं यहाँ मेरे को प्लस और माइनस नहीं दिख रहा कहीं भी लुईस में, तो फिर कोऑर्डिनेट कैसे है। तो मैंने उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे है। क्लियर, वो वाला कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही। तो अगर कहीं पर भी औकात से ज्यादा बॉन्ड नहीं है और आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पर प्लस माइनस दिखता है तो अंडरस्टूड है कि वहां कोऑर्डिनेट है। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये तब है जब औकात से बाहर आपको दिख रहा है तो क्लियरली बोल दो खट से देख के कि यार कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है, और अगर औकात में दे दिया तो आपको लुईस स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट है कि नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा और अपन पढ़ेंगे ना आगे तो ऐसे शक्ल देख के समझ में आ जाएंगे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड। क्योंकि अभी आप नए हैं इसलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब बॉन्डिंग कंप्लीट होने लगेगा तो आपको यूं ही दिख जाएगा सब कि कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर सबको। अगला देखो अब, तो ये आपका ऑक्टेट हो गया, लुईस हो गया, लुईस बेस हो गया, लुईस एसिड, लुईस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस, सब कंप्लीट आपका क्लियर मैंने बता दिया। ठीक है, एक N3 माइनस का मेरे को पता नहीं यार, ध्यान नहीं आ रहा, बताया था नहीं बताया, नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। N3 माइनस एजाइड आयन, इसका लुईस स्ट्रक्चर पूछेगा वो आपसे। तो ये कैसे बनेगा देखना जरा। पहले तो आप N1 निकाल लो, इसका कितना आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के काउंट करो कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही आएंगे इसके, बोलो। तो 5 × 3 + 1 16, N2 था 8 × 3 24, N3 था, ये बहुत डाउट आता है नहीं तो बाद में आप लोगों को, इसलिए मैंने कहा एक बार मैं ढंग से बता देता हूँ इसको। N3, तो N3 की बात करें तो N3 क्या था, बोलो। N2 माइनस N1 यानी कि 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा ये 8, तो 8/2 करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 यानी कि नंबर ऑफ
बॉन्ड्स, ठीक है। अब आया आपका N4, N4 माइनस N4 बराबर होता था N1 माइनस N3, N1 कितना था 16 माइनस N3, N3 कितना है आपका 8, तो कितना बचा ये 16 माइनस 8, 8 और 8/2 करेंगे अगर, है? सही तो कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो 8/2 करेंगे तो 4, 4 क्या हो गया ये नंबर ऑफ लोन पेयर। अब आपको 3 नाइट्रोजन थे तो आपने 3 नाइट्रोजन बना दिए। अब आपको कितने बॉन्ड गए थे उसने, कहाँ गया वो, 4 बॉन्ड है तो मैंने ऐसे लगा दिए 1 2 3 और ये 1। अब आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन में 3 पहले इसलिए लगाई क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने जानबूझ के पहले 3 बनाया और फिर बचा हुआ बॉन्ड बना दिया 1। तो मुझे पता है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो अपने आप फॉर्मल चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज इसको मैं 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3 दे दूं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन N1, तो फॉर्मल चार्ज ऑन N1 अगर पूछा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके 5, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और अनशेयर्ड कितने बचेंगे 2। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा ये 0, यहाँ कोई चार्ज नहीं आ रहा। फॉर्मल चार्ज ऑन N2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, 8/2 माइनस अनशेयर्ड कितने आएंगे 0, तो ये क्या हुआ +1, यानी कि यहाँ प्लस आएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन N3, N3 की बात करो तो N3 में क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, तो 2/2 माइनस 6 1, तो कितना आया ये -2, तो यानी यहाँ 2 माइनस आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन ये सही है कि गलत है अभी चेक करना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8, सबके पास 8 होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन, सॉरी लुईस के हिसाब से, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, परंतु 2 2 4 2 6 और 2 8, अब होंगे ये 8। तो लोन पेयर काउंट करो कितने हुए टोटल, 1 2 3 और 1 4, लोन पेयर भी 4 आ रहे हैं। ये सही है स्ट्रक्चर इसका, ये बन गया स्ट्रक्चर, तो ये बना लो इसका स्ट्रक्चर। ये भी आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ये आ जाएगा कहीं ना कहीं घूमता फिरता, तो आप बोलोगे कि कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो इसको पहले। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और देखनी पड़ेगी, वो है रेजोनेंस। ये शायद पढ़ाया था मैंने, रेजोनेंस होता है। तो अब इसमें आप ये बताओ पहले तो कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। और एक और क्वेश्चन है, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और माइनस है तो एक कोऑर्डिनेट और ये N माइनस। अब दिमाग लगाओ, इस पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, 2 2 4 2 6 और ये लोन पेयर 2 8, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। अब दिमाग लगाना, यहां जब N माइनस बनाया था आपने तो N माइनस होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट होते हैं नाइट्रोजन के पास, एक नेगेटिव हुआ तो कितने हुए 6 हो गए। अब इसका मतलब एक लोन पेयर चाहिए, तो ये अपना लोन पेयर दे रहा होगा इसको। तो अगर सवाल पूछे
कि N3 माइनस में लुईस बेस कौन है, तो ये पूरा का पूरा लुईस बेस है N2 और N माइनस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, La यानी लुईस एसिड, शॉर्ट में लिखते हैं इनको। ये अभी ऐसे एरो बना दिया, ऐसा मतलब ना ऑप्शंस आएंगे N3 माइनस में लुईस एसिड कौन होता है, पहला ऑप्शन N2, दूसरा ऑप्शन N माइनस। बताओ लुईस एसिड कौन होता है, तो आंसर N माइनस। अगला सवाल N3 माइनस में लुईस बेस कौन होता है, तो आंसर टिक करो N2, क्योंकि N2 अपना लोन पेयर दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो एक ही है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली है, ये बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली है। अब इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये देखो आप अल्टरनेट पर आ रहा है, नेगेटिव अल्टरनेट और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर ये N आएगा, डबल बॉन्ड आएगा N डबल बॉन्ड, फिर N, यहाँ एक नेगेटिव रह गया, यहाँ प्लस था ही सही एसिडिस, यहाँ एक नेगेटिव और आ गया। अब ये लोन पेयर कितने हो गए यहाँ, 2, ये कितने हो गए यहाँ 2, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये स्ट्रक्चर हो गया। अभी तो एक बार और हो सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेट पर ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड भी है। ये बन गया, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी इसकी, वो नहीं होगी क्योंकि वो तो पहली वाली की ही फॉर्म है, ठीक है। अब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन पूछा उसने आपसे कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, 1 2 और 3, 3 स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे रखी है और आपसे पूछे इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, लिखते जाना आप है ना, मैं जब बोलूँगा कि लिखो तब, अभी सुनो, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल होती है, पहला स्टेप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव। दूसरा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आ जाए तो वो कम स्टेबल होती है। तीसरा, अगर सेम चार्ज एक ही एटम पर आना शुरू हो जाए तो रिपल्शन आता है सेम चार्ज में, तो फिर वो अनस्टेबल होने लगती है। सेम चार्ज अगर दूर दूर हो तो वो स्टेबल होने लगती है, क्योंकि रिपल्शन नहीं आएगा। तो अब अगर मैं इन तीनों को देखूं तो यहां पर सेम चार्ज पास पास है तो रिपल्शन आएगा, यहां भी सेम चार्ज पास पास है तो रिपल्शन आएगा, यहां सेम चार्ज, इसको बोला जाता है लाइक चार्जेस दूर दूर होने चाहिए और अपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन आएगा। दोबारा से सुन लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कम स्टेबल, लाइक चार्जेस अगर हैं एक साथ एक एटम पर तो कम स्टेबल, लाइक चार्ज अगर दूर दूर हैं तो ज़्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल ये वाली स्ट्रक्चर आएगी। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि N3 माइनस की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने लोन पेयर है, तो 0 लोन पेयर है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको पता ही है कि इसी से आंसर देना है, क्योंकि यही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो देखना जरा। हमने क्या पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर में कि यार जितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो वो काउंट कर लो और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3, यहाँ कितने 2 5 और ये कितने 6, तो यानी कि टोटल बॉन्ड 6। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आई 1 2 और 3, तो ये 3, तो डिवाइड कितना हुआ टोटल यहाँ पे 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अब आप देख लो बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 2 ही है, इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड ऑर्डर है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड 2 हैं। इन दोनों के बीच में भी नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 2 हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 2 आ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 ही आ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 ही आ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 ही आ रहे हैं।
तो ये आपका नंबर ऑफ बॉन्ड आ गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया N3- का। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होती है वो कॉन्सेप्ट भी आ गया। क्लियर? बाकी रेजोनेंस जो होगा वो सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना आपके लिए जरूरी था जो मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि आखिर बॉन्ड कैसे बनता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल। ठीक है, चलो।